हेलो दोस्तों, एसएस लूकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हार जीत पाठ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सब लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हारजीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है। यानी हारजीत कविता जो है पूछा जा रहा है कि कहाँ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए कहीं नहीं वही, ऑप्शन नंबर बी बहुदरी अकेला, ऑप्शन नंबर सी घास में दुबका आकाश और ऑप्शन नंबर डी अभी कुछ और। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कहा जा रहा है कि बताइए कि हारजीत कविता कहाँ से संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हारजीत कविता कहाँ से संकलित है, तो कहीं नहीं वहीं से हमारा यह पाठ लिया गया है। कल के क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि हारजीत जो पाठ है ये कहीं नहीं वही एक कविता थी हमारे अशोक वाजपेयी जी की, वहीं से संकलित है। दूसरा क्वेश्चन है कि हारजीत कैसी कविता है, व्यंग कविता है कि गद्य कविता है कि अकविता है कि इनमें से कोई नहीं है। तो हारजीत कैसी कविता है, तो यह एक गद्य कविता है। दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि वे उत्सव मना रहे, इनमें वे किन के लिए आया है। किसान के लिए, मजदूर के लिए, घर के सदस्य के लिए या नागरिक के लिए। तो किसान के लिए तो आया नहीं था, मजदूर के लिए आया नहीं था, घर के सदस्य के लिए आया नहीं था। नागरिकों के लिए जो यहाँ पे वे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि मशकवाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है कि पानी भर रहा है कि रोशनी कर रहा है कि गीत गा रहा है। तो हम लोग जब पाठ पढ़े थे हारजीत पाठ जो कि गद्य कविता थी, तो इसमें हम लोग देखे थे कि बूढ़ा मशकवाला थे वो पानी लेकर के सड़क को सींच रहे थे। तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मशकवाला जो है मशक में पानी लेकर के सड़क सींचने का काम कर रहा था। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कि 16 जनवरी 1941, ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी 1942, ऑप्शन नंबर सी 12 जुलाई 1944 है और ऑप्शन नंबर डी है 25 फरवरी 1944। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो पांचवा नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि हमारा इनका जन्म अशोक वाजपेयी जी का 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन छठा नंबर है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर है दयानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी शिवानंद वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी राधानंद वाजपेयी। तो राधानंद वाजपेयी होगा नहीं, शिवानंद वाजपेयी इनके पिता का नाम होगा नहीं, दयानंद वाजपेयी भी इनके पिता का नाम होगा। हम लोग पाठ में पढ़े थे कि परमानंद जो वाजपेयी इनके पिता का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और माता के नाम की बात करेंगे तो माता का नाम निर्मला देवी था। माता का नाम इनका क्या था, तो निर्मला देवी, और पिता का नाम क्या था, तो परमानंद वाजपेयी। ये माता हो गई, ठीक ना, माता, ये आप लोग याद रखिएगा, माता का नाम निर्मला देवी। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की नहीं है। सातवां नंबर प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शन नंबर एक है एक पतंग अनंत में, ऑप्शन नंबर कहीं नहीं वही, ऑप्शन नंबर सी कोणार्क, ऑप्शन नंबर डी घास में डूबका आकाश। तो घास में डूबका आकाश तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है, तो ये होगा नहीं। कहीं नहीं वही ये भी अशोक वाजपेयी जी की रचना है। एक पतंग अनंत में ये भी अशोक वाजपेयी की रचना है, लेकिन कोणार्क जो है हमारा अशोक वाजपेयी जी की रचना नहीं है। तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। पहले वाले में था कि नहीं है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की है। तो पहला नंबर ऑप्शन के शब्द लिखने के लिए ही एक कागज बनी है, ये भी इनकी रचना नहीं है। संशयात्मा ये इनकी रचना नहीं है। चक्रवात ये भी इनकी रचना नहीं है। लेकिन कवि कह गया है, कवि कह गया ये हमारे अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 8 का सही उत्तर हमारा डी होगा, ठीक ना।
अगला प्रश्न 9 नंबर है कि हारजीत कविता के रचयिता कौन है। तो अभी तक हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे कि हारजीत कविता के कवि कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रवाणी, ऑप्शन नंबर डी हुंकार, ऑप्शन नंबर बी हुंकार है, ऑप्शन नंबर सी युग धर्म, ऑप्शन नंबर डी पूर्वाग्रह या पूर्वग्रह। तो हमारा 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वाग्रह, जो है हमारे अशोक वाजपेयी जी की क्या थी, एक पत्रिका थी पूर्वाग्रह, ठीक ना, जिसका उन्होंने क्या किया, संपादन किया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 11वां नंबर की घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। विनोद कुमार शुक्ल की प्रयाग शुक्ल की, नचिकेता की, अशोक वाजपेयी की। तो इनमें से घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, तो हमारा अशोक वाजपेयी जी की जो यह रचना है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न 12वां नंबर है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शुरू के 1 से लेकर के 4 पाठ हमारे क्या होंगे, भक्ति काल के कवि होंगे। केवल एक 5वां पाठ है वो रीति काल के कवि हैं। बाकी 6 से लेकर 13 तक जो भी पाठ है वो सब क्या कहलाएंगे, आधुनिक काल के कवि कहलाएंगे। तो ये मैंने आप सभी लोगों को पहले भी शुरू में ही बताया था। तो अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के कवि थे, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर है कि अशोक वाजपेयी किस प्रकार के अधिकारी थे। अशोक वाजपेयी किस प्रकार के अधिकारी थे, तो ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में जाने गए थे। भारतीय प्रशासनिक जो है सेवा के अधिकारी के रूप में ये जाने गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईएससी, ठीक ना, ये आईएएस जो है इनकी उन्होंने अधिकारी के रूप में, सेवा के अधिकारी के रूप में ये जाने गए थे, ठीक, ये याद रखिएगा। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में जो इनको जाना जाता था। अगला प्रश्न 14वां नंबर है हमारा कि अशोक वाजपेयी की कितनी रचनाएं प्रकाशित है। तो कितनी रचनाएं प्रकाशित है, तो 3 दर्जन जो है इनकी रचनाएं प्रकाशित है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15वां नंबर है कि हारजीत गद्य कविता कहाँ से उद्धत है। तो हारजीत गद्य कविता कहाँ से उद्धत है, तो कहीं नहीं वहीं से जो ये हमारा पाठ लिया गया है। तो हारजीत कविता कहाँ से संकलित है, तो कहीं नहीं वहीं से यह पाठ संकलित है। तो यह टोटल जो है 15 ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैंने आप सभी लोगों को इन सारे प्रश्नों का हल बताया। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया, और इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में आप सभी लोग जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आगे जब रिवीजन करिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस पार्ट का हम लोग आगे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो कर लिए, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि किसी शहर विशेष में रहने वाले सामान्य नागरिक उत्सव मना रहे हैं। उनके उत्सव मनाने के कारण निम्नलिखित है। जैसे कि कुछ लोगों द्वारा यह बता दिया गया है कि उनकी सेना विजय प्राप्त कर ली है और वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रही है। उन्हें इस युद्ध की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है, उन्हें युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में कुछ पता नहीं है। सच बोलने वाले अपनी जिम्मेदारी का उचित निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी लोग जो है मतलब कि केवल बता देने पर, सूचना मिल जाने पर ये लोग उत्सव मना रहे हैं, और उत्सव मनाने का इनका यही कारण है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। तो कवि कह रहे हैं, या आंसर इसका होगा कि नागरिक इसलिए व्यस्त है क्योंकि उन्हें उत्सव मनाने के लिए नाना प्रकार की तैयारियां करनी है। उन्हें विजयी भाव प्रदर्शित करते हुए विजयी सेना तथा शासन का स्वागत करना है। उन्हें युद्ध में गए लोगों की संख्या का पता है, पर लौटकर आने वालों का ठीक ठीक पता नहीं है। अर्थात युद्ध में कितने लोग मारे गए इनकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। उन्हें तो बस सुखद परंतु असत्यपूर्ण समाचार की ही ज्ञात है। उनकी व्यस्तता जायज नहीं है क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का पता नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि वास्तव में उनकी जीत नहीं बल्कि हार हुई है। तो ये हमारा जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था कि नागरिक क्यों व्यस्त थे। तो वो नागरिक जो है युद्ध में जीत करके आए हुए, जो उनको बताया गया कि सूचना मिला कि युद्ध में जीत करके हमारी विजयी सेना वापस लौट रही है, तो उनका स्वागत करने में ये लोग व्यस्त थे।
लेकिन इनकी व्यस्तता क्या जायज नहीं है, क्योंकि इनका वास्तविक स्थिति का कुछ पता नहीं है कि कितना लोग मरे हैं युद्ध में, कितना लोग जीवित हैं, क्या चल रही है कुछ नहीं पता है, वास्तविक स्थिति कुछ नहीं पता है। केवल बस जो है जीत का ये लोग खुशी मना रहे हैं, तो वो जीत नहीं, वो हार है, तो इनकी व्यस्तता क्या है, जायज है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है हमारा कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया, यह विजय किनकी है, क्या आप सोचते हैं, बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि किसी की विजय नहीं हुई, विजय प्रतिपक्ष की हुई। कवि ने देश की वस्तु स्थिति से अवगत कराया है कि कवि के विचारों पर चिंतन करते हुए यही बात समझ में आता है कि झूठ-मूठ के आश्वासनों एवं भुलावे में हमें रखा गया, अर्थात यथार्थ का ज्ञान हमें नहीं कराया जाता, यानी सत्य से दूर रखने का प्रयास शासन की ओर से किया जा रहा है। तो इसलिए हम ना विजय सेना की जीत हुई है, ना नागरिकों की जीत हुई है, ना किसी और की, किसी की जीत नहीं हुई है। जीता कौन है, तो मतलब कि प्रतिपक्ष यानी दूसरे विपरीत पक्ष के लोग जो वो जीते हैं, ये कवि का कहना है। इसी तरह चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। कवि में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है, या कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है, बताइए। इसका उत्तर होगा कि खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि युद्ध में दोनों पक्षों के अनेक वीर मारे जाते हैं। विजय के मद में चूर सेना इस मृत सैनिकों या लोगों की परवाह नहीं करती, वो भूल जाती है कि इस विजय में उनका भी अप्रत्यक्ष योगदान है, उनके बिना विजय मिलना असंभव था। इस पंक्ति की कविता में यह सार्थकता है कि विजय की खुशी में चूर विजयोत्सव मना रहे लोगों को मरे हुए लोगों तथा सैनिकों का जरा भी ध्यान नहीं है, उनके आश्रितों पर क्या बीत रही है उनकी जानकारी उन्हें नहीं है, वे तो बस विजयोत्सव मनाने में व्यस्त है। वास्तव में शासन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जनता के जीवन का मूल नहीं समझती, वह बनावटी राष्ट्रीयता का नारा देकर पूरे राष्ट्र को युद्ध की भीषण ज्वाला में झोंक देता है। वह तो अपना अधिनायकत्व बनाए रखने के लिए युद्ध लड़ते हैं। यह पंक्ति के माध्यम से सत्ता वर्ग के सत्तालुप्त प्रवृत्ति का पदार्पण या पर्दाफाश होता है। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर है हमारा कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। इसका उत्तर होगा कि सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है ताकि उनकी धूल गुबार समाप्त हो सके और युद्ध क्षेत्र से छत्र चंवर और गाजे बाजे के साथ जो विजयी राजा आ रहे हैं उन पर धूल न पड़े, उन्हें पहने जैसा बनाया जा सके, अर्थात युद्ध के कारण उनकी टूटी फूटी हालत में सुधार लाया जा सके, इसलिए जो है सड़कों को सींचा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर है हमारा, कहा जा रहा है कि बूढ़ा मस्क वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। इसका उत्तर होगा कि बूढ़ा मस्क वाला कहता है कि एक बार फिर हमारी हार हुई है, गाजे बाजे के साथ विजयी सेना हार लौट रही है हमारी, और ऐसी विजय पर खुश होकर जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद बूढ़ा मस्क वाला ऐसा क्यों कहता है, तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति है, उसे जीवन के यथार्थ का अनुभव है, उसे पता है कि समाज में घृणा, द्वेष, हत्या, लूटपाट, दंगे, आतंकवाद आदि मानवता के विनाश के कारण है, विकास नहीं विनाश के कारण बने हुए हैं। इन पर विजय पाए बिना विजय का जश्न मनाना अनुचित है। लोगों को मरने वालों की कोई जानकारी न देकर वास्तविक स्थिति पर पर्दा डाला जा रहा है। उसकी बातों में सच्चाई तो है पर उसे कोई सुनना नहीं चाहता। ये छठा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर है, कहा जा रहा है कि बूढ़ा मस्क वाला जिस या किस जिम्मेदारी से मुक्त है, सोचिए अगर वह जिम्मेदारी उसे मिलती तो क्या होता। इसका उत्तर होगा कि बूढ़ा मस्क वाला देश की राजनीति से वंचित है, अगर उसे जिम्मेदारी मिल जाती तो हार को हार कहता, जीत को नहीं कहता, वह सत्य प्रकट करता, उसे तो मात्र सड़क सींचने का काम सौंपा गया है, यही उसकी जिम्मेदारी है। सत्य लिखने और बोलने की मनाही है, इसलिए वह मौन है और अपनी सीमाओं के भीतर ही जी रहा है। वह विवश है, विकल है, फिर भी दूसरे क्षेत्र में दखल नहीं देना, केवल सींचने से ही मतलब वो रखता है। इसमें इस बौद्धिक वर्ग की विवशता झलकती है। अगर उसे सत्य कहने और लिखने की जिम्मेदारी मिली होती तो राष्ट्र की यह स्थिति नहीं होती। झूठी बातों और झूठी शान में जश्न नहीं मनाया जाता। जीवन के हर क्षेत्र में अमन, चैन, शिक्षा, दीक्षा, विकास की धारा बहती है। अबोधता के और अंधकार में प्रजा विवश बनकर नहीं जीती। तो ये सातवां नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर था। अगला प्रश्न आठवां नंबर है, कहा जा रहा है आठवां नंबर में कि जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं,
किनके लिए आया है, वे सेना के साथ कहां से आ रहे हैं, वे सेना से के साथ क्यों थे, वे क्या जीत कर लौटे हैं, बताइए। तो 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि इन पंक्तियों में जिन नेताओं के लिए प्रयोग हुआ वे लड़ाई के मैदान से लौट रहे हैं, वे सेना के साथ साथ इसलिए है सेना सच न बोले, वे हार कर लौटे हैं। इन पंक्तियों में नेताओं के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, उनका जीवन चरित्र कितना भ्रम में डालने वाला है, कथनी करनी में कितना अंतर है, झूठी प्रशंसा और अंधविश्वास कारनामों के बीच उनका समय कट रहा है, उनके व्यवहार और विचार में काफी विरोधाभास से तनिक समानता और स्वच्छता नहीं दिखाई पड़ती। ये हमारा 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर है कि गद्य कविता क्या उनकी क्या विशेषता है। इसका उत्तर होगा कि दैनंदिन जीवन अनुभवों की धरती से बोलचाल, बातचीत और सामान्य मनोचिंतन के रूप में उगा हुआ विवरण धर्मी और चौरस कविता गद्य कविता। इस कविता की विशेषता यह होती है कि सबसे पहले यह कविता विचार कविता होती है, एक एक शब्द में कई अर्थ परत दर परत खुलते जाते हैं। इस प्रकार की कविता में जीवन अनुभव की बात हुए होते हुए भी यथार्थ मानव सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये वर्णनात्मक होती है। उनकी भाषा बोलचाल में संपृक्त होने के कारण इसमें स्थानीयता का गहरा रंग भी झलकता है। तो ये हमारे जो है 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न 10वां नंबर है। कहा जा रहा है 10वां नंबर में कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है, आपकी समझ में इसके भीतर से कौन से प्रश्न उठते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत कविता में देश की ज्वलंत समस्या की ओर कविता ने ध्यान आकृष्ट किया है। कविता कह रहे हैं कवि ने ध्यान आकृष्ट किया है। इस देश की जनता अबोध और चेतना विहीन है, यह अंधविश्वास और अफवाहों की में जी रही है, सत्य से कोसों दूर नीति नियम है, सिद्धांत और व्यवहार में काफी असमानता है। कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से जीवन की विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जनता की हालत दयनीय है, श्रमिक वर्ग कष्ट में जी रही है, बौद्धिक वर्ग संकट में जी रहा है, उसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली है, संस्कृति पर खतरा दिखाई पड़ता है, शासक वर्ग बेपरवाह मौज मस्ती जश्न में अपना समय बिता रहे और नागरिक भूख की ज्वाला में तड़प रही है, सुरक्षा देने वाले भी गैर जिम्मेदार हैं, झूठ मूठ मुलावा से में भी सभी लोग आज जी रहे हैं, सत्य से प्रजा को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, बौद्धिक वर्ग सर्वाधिक संकट में जी रहा है, वह राष्ट्र निर्माण में संकल्पित होकर तो लगा है, लेकिन उचित सम्मान और स्थान नहीं मिलता। इतिहास हम भूल रहे हैं, दिग्भ्रमित होकर भटकाव की स्थिति में जी रहे हैं। तो ये हमारा 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो टोटल इस पाठ में 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 क्वेश्चन को किया। तो आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, और साथ ही जो मैंने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको मैंने कराया, उसे भी आप सभी लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर इन सभी का पीडीएफ नोट्स आप सभी को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम श्लोकर एकेडमी के चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, ताकि वहाँ पे आप सभी लोग फ्री में जो है सारे क्लासेज का पीडीएफ नोट्स अपने पास रख सके। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।